जय भीम, जय भारत। वंचित आवाज में आपका स्वागत है। वंचित आवाज ये एक आगाज है। ये उन लोगों की आवाज है जिनकी आवाज अब तक दबाई गई, वंचितों की आवाज। आज हमारा चर्चा का मुद्दा है जाति आधारित जनगणना। इस मुद्दे के ऊपर हमसे चर्चा करने के लिए मौजूद बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी। वामन मेश्राम जी, वंचित आवाज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वामन मेश्राम जी, आपने पूरे देश भर में सैकड़ों रैली कर चुके हैं जाति आधारित जनगणना मानते हुए। आखिर आपका मांग क्या है? जाति आधारित जनगणना के द्वारा हम लोगों की सबसे बड़ी मांग ये है कि जातियों की गिनती होनी चाहिए और जातियों के साथ में ही सोशियो इकोनॉमिक डाटा उसके साथ ही इकट्ठा करना चाहिए। केवल मात्र जाति की गिनती करके उसकी संख्या जानना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। उससे संबंधित जो डाटा है वो डाटा उसके साथ साथ ही इकट्ठा करना, ताकि एक पूरा चित्र जो है जाति से संबंधित पूरा चित्र समग्र भारत का वो भारतवर्ष के लोगों के सामने आना चाहिए। क्या ये ऐसा डेटा अभी तक आया नहीं है भारत के लोगों के सामने? ऐसा डेटा अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों के द्वारा 1871 से लेकर 1931 तक इस डेटा को अंग्रेज़ों के द्वारा लाने की कोशिश की गई। बाद में 41 में वर्ल्ड वार की वजह से ये काम नहीं हुआ। आज़ाद भारत में 48 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस पर पाबंदी लगाई गई कानून बनाकर, और इस वजह से 1951 से जाति आधारित गिनती इस देश में हो नहीं रही है। उस पर पाबंदी लगाने की वजह से केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों की गिनती होती है, बाकी लोगों की गिनती नहीं होती है। पर मेश्राम जी, आज़ादी के बाद जवाहरलाल जी ने संसद में ये कहा है कि अभी देश आज़ाद हो गया है। आज़ादी के बाद में हम देश को जाति के आधार पर नहीं देखेंगे, इसीलिए हम जनगणना में से जाति आधारित जनगणना निकाल दे रहे हैं। ऐसा जवाहरलाल जी का कहना था। मुझे लगता है कि जवाहरलाल जी का ये अप्रोच वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये गलत था, और ये बात अब सिद्ध हो गई है कि एक तो यूनिसेफ के द्वारा जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार शेड्यूल ट्राइब के 29% 10 लाख में से बच्चे 5 साल की उम्र के पहले मर रहे हैं कुपोषण से। 21% शेड्यूल कास्ट के बच्चे मर रहे हैं और 20% अदर बैकवर्ड क्लासेस के मर रहे हैं और 21% देहाती लोगों के बच्चे मर रहे हैं। इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि जाति का आंकड़ा सामने ना लाने के बावजूद भी उन्हीं जाति के लोगों के साथ में ये अन्याय हो रहा है, और ये डाटा अब सामने आ गया है। इसलिए इस डाटा को छुपाकर रखने से जातिवाद नहीं होगा, इसके बजाय छुपा के रखने से ही जातिवाद हो गया है। क्योंकि इनके तरफ अगर डाटा इकट्ठा हो गया होता तो इसके तरफ सरकार को ध्यान देना अनिवार्य हो गया होता, मगर ये डाटा छुपा कर रखने की वजह से, डाटा सामने नहीं लाने की वजह से इसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान जो दिया जाना चाहिए था वो ध्यान नहीं दिया गया। मैं एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेडिकल साइंस में ये बताया जाता है कि अगर बीमारी छुपाई जाए तो बीमारी बढ़ जाती है। तो नेहरू जी ने बीमारी को छुपाने की कोशिश की, इसी वजह से ये बीमारी बढ़ गई है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के जो आंकड़े जेटली जी ने घोषित किए वो आंकड़े भी इसी बात को सिद्ध करते हैं कि नेहरू जी गलत थे। मेश्राम जी, समाज में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो जो जाति आधारित जनगणना करना चाहते हैं, दूसरा जो नहीं करना चाहते हैं। अभी आप हमें बताइए, करने से फायदा क्या होगा
और नहीं करने से नुकसान क्या होगा? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि हमारे सरकार चलाने वाले जो लोग हैं अगर इस देश को महान देश बनाना चाहते हैं, महान शक्ति बनाना चाहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं, पहले नंबर की शक्ति बनाना चाहते हैं, तो ये डाटा अगर आ गया तो निश्चित रूप से इस डाटा का उपयोग इस देश को महान बनाने के लिए किया जा सकता है। जिन लोगों का इनकम प्रतिदिन 20 रुपए से नीचे है, ऐसे लोगों की संख्या 83 करोड़ है। अगर 83 करोड़ लोगों का इनकम इतना है तो इसका मतलब सिंपल है कि वो इनकम टैक्स देने वाले लोग नहीं है, या यदि वो इनकम टैक्स देने वाले लोग होते तो देश की संपत्ति बहुत ज्यादा बढ़ती, और देश की संपत्ति बढ़ती तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि संपत्ति का उपयोग देश को महान बनाने में किया जा सकता था। इस आंकड़ों को दबाए रखने की वजह से यह नहीं हो पाया। अगर इन आंकड़ों को सामने लाया गया होता तो यह देश का और समाज का फायदा होता। आपका मतलब ये आंकड़ा को दबाया जा रहा है? इन आंकड़ों को दबाया जा रहा है, कॉन्शियसली दबाया जा रहा है। एक हमारे देश में जो परंपरागत जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में जो अपर स्टाटा है, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तो इसमें जो एक्टिव रोल है, मेरा ऐसा मानना है कि ब्राह्मण लोगों का इसमें एक्टिव रोल है, वो रोल प्ले कर रहे हैं। पर जातिवाद प्रैक्टिस करने में तो अपर कास्ट में और भी लोग हैं, और लोग करते हैं, मगर उसमें उन लोगों का इनिशिएटिव रोल नहीं है, पहल करने वाला रोल नहीं है। जैसे क्षत्रिय लोगों का पहल करने वाला रोल नहीं है, वैश्य लोगों का पहल करने वाला लोग नहीं है, मगर ब्राह्मण लोगों का जो रोल है वो इनिशिएटिव लेने का रोल है। तो सारा प्लानिंग वो बनाते हैं, थिंकिंग वो बनाते हैं, और उसके लिए सारी व्यू रचना वो बनाते हैं और उसके लिए पहल करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आपका मतलब है केवल एक ही जाति वाले ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं? क्या आप इसको षड्यंत्र मानते हैं? सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि ये एक कॉन्स्पेरेसी है, और कॉन्स्पेरेसी के बारे में ये महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि जो चीज छुपकर की जाती है वो कॉन्स्पेरेसी होती है, और इस चीज को छुपकर किया गया है। मिश्रम जी, जाति आधारित जनगणना के ऊपर हम हमारी चर्चा जारी रखेंगे। अब फिलहाल वक्त है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिश्रम जी, आप बातों में कहे हैं अंग्रेज के ज़माने में ये जाति आधारित जनगणना होता था, पर जवाहरलाल नेहरू जी के समय में इसको रोका गया। पर लोगों के ऐसा भी कहते हैं कि अंग्रेज जाति आधारित जनगणना करने के पीछे उनका पॉलिटिकल मकसद था, वो जो था डिवाइड एंड रूल का। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप डिवाइड एंड रूल का समर्थन कर रहे हो? डिवाइड एंड रूल का समर्थन करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि अंग्रेज़ों के ऊपर ये आरोप लगाया जाए कि ऐसा करने के पीछे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, तो जातियाँ तो अंग्रेज़ों ने नहीं बनाई थी। अगर जातियाँ अंग्रेज़ों ने नहीं बनाई थी और ब्राह्मणों के द्वारा जातियाँ बनाई गई थी, तो फिर यह आरोप अंग्रेज़ों के बजाय ब्राह्मणों के ऊपर चला जाता है कि 2-3 हजार साल पहले डिवाइड एंड रूल या अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने यह किया था। हम ऐसा कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने ब्राह्मणों से सीखा और ब्राह्मणों के ऊपर लागू करने की कोशिश की, ऐसा कह सकते हैं। मगर मैं जातीय आधारित गिनती का समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि यदि इस देश को महान बनाना है और हर आदमी इनकम टैक्स पे ही होना चाहिए, यदि ऐसा हम लोग कर सके तो हर आदमी का इनकम स्टेटस इतने लेवल तक ऊंचा उठना चाहिए, तब बढ़ेगा। जब हर आदमी का लेवल कितना नीचे गिर गया है ये डाटा हमारे पास उपलब्ध होगा। पर अगर डाटा ही उपलब्ध ना हो तो प्लानिंग कैसे बनेगा? पर आपको नहीं लगता है कि जाति आधारित जनगणना करने से समाज में और भेदभाव ज्यादा हो जाएगा? ये बहुत बड़ा फॉल्स आर्गुमेंट है, क्योंकि इस आर्गुमेंट को मैं इसलिए नहीं मानता, बल्कि मैं इस बात को कहना चाहता हूं, मेडिकल साइंस में ये कहा जाता है कि बीमारी को छुपाने से बीमारी बढ़ती है,
और ये बात अब प्रूव हो गई है कि बीमारी को जवाहरलाल जी ने छुपाने की कोशिश की, वो बढ़ गई। बीमारी को दुनिया के सामने लाना होगा, उसको उगाड़ना होगा, क्या है उसको वो बीमारी? वो उस जाति के सारे आंकड़े इकट्ठा करने पड़ेंगे। जाति के आधार पर अगर किसी के साथ सामाजिक भेदभाव हुआ, आर्थिक भेदभाव हुआ, अगर उसको वंचित बीमारी किया गया। मेश्राम जी, ये बीमारी का नाम क्या है? जाति आधारित जनगणना या जाति? ये जाति आधारित जनगणना रोकने की जो कोशिश है, उसके पीछे जो साजिश है, वो साजिश इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मामला है, ऐसा मैं मानता हूं। पर आप इस बात से सहमत नहीं है कि ये जाति आधारित जनगणना करने से समाज में और भेदभाव होगा? नहीं, भेदभाव समाप्त होने के लिए डाटा इकट्ठा होगा। अच्छा, तो शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का अभी जाति आधारित जनगणना होता है, पर अभी तक हमारे को ऐसा नहीं दिखा जाता कि समाप्त हो गया। क्योंकि उन डाटा का उपयोग उसको दूर करने के लिए जो सरकार बनाने चलाने वाले लोग हैं उन्होंने नहीं किया। उसका उपयोग करना चाहिए ना। और ये करने का काम जो हमारे देश में डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर फॉल्ट है, दोष है। तो आपका मतलब रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ही गलत है? रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन चुनने का जो तरीका है उसमें रियल रिप्रेजेंटेटिव आदमी चुनकर नहीं जाता है। रियल रिप्रेजेंटेटिव तो लोग चुनते हैं, भारत में तो लोग ही वोट करते हैं। लोग चुनते हैं, मगर लोगों के सामने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुलनात्मक दृष्टि से ये बता दूं कि अमेरिका में किसी पार्टी को, या रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, किसी को भी पार्टी हाईकमांड को किसी को टिकट देने का अधिकार नहीं है। वो लोग जो हैं, प्राइमरी एंड फाइनल 2 बार इलेक्शन होते हैं। प्राइमरी इलेक्शन में कैंडिडेट चुना जाता है और फाइनल इलेक्शन में प्रेसिडेंट चुना जाता है। हमारे यहां पार्टी हाईकमांड के लोग जब टिकट देते हैं, बीजेपी ने जिसको टिकट दिया, कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया, उसी में से लोगों को चुनने का अवसर है। पर सभी पार्टी में सभी जातियों का प्रतिनिधि है, बीजेपी में है, कांग्रेस में है। आप ये मुद्दा जो बोल रहे हो, ये ज्यादा तक बैकवर्ड क्लासेस को फायदा उठाने वाला सब्जेक्ट है। पर हर पार्टी में बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, हर पार्टी में हर जाति का प्रतिनिधित्व है। उनको नहीं लगता कि ये आपका एजेंडा जो है वो पॉलिटिकल एजेंडा में कन्वर्ट करना चाहिए? मैं ये कहता हूं कि हर पार्टी में शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। उसका कारण उसका कोटा फिक्स है पॉलिटिकल रिजर्वेशन का, इसलिए उनका कंपल्शन है, उनको रखना पड़ता है। बैकवर्ड क्लासेस के लोग हर पार्टी में इसलिए है क्योंकि उनकी 52% संख्या है, ऐसा मंडल कमीशन कहता है। और जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने और चलाने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है, 3-3.5% है। तो एडल्ट फ्रेंचाइज में, प्रौढ़ मताधिकार में अगर चुनाव एमएलए का हो या एमपी का हो, अगर चुनाव जीतना है तो दिखाने के लिए तो कम से कम इन लोगों के प्रतिनिधि सामने रखना होगा। तो ये पार्टियां दिखाने के लिए इन लोगों के प्रतिनिधियों को सामने रखा जाता है वोट हासिल करने के लिए। ये इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि ये उनके प्रतिनिधि है। मैं ये कहता हूं ये पार्टी के द्वारा नॉमिनेटेड प्रतिनिधि है, ये पार्टी के द्वारा रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये पार्टी के द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप क्या पार्टियों के ऊपर इंजाम लगा रहे हैं या पार्टियों के नेतृत्व करने वाला कोई वर्ग के ऊपर इंजाम लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में जो पार्टियां है वो ऐसा माना जाता है, या ऐसा तथ्य हमारे सामने है, अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आंकड़े पब्लिश किए गए हैं उनके अनुसार, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार 4 नेशनल लेवल की पार्टियां केवल ब्राह्मणों की है। कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की है, बीजेपी ब्राह्मणों की है, कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मणों की है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की है। आप किस आधार पर कह रहे हो? क्योंकि ये इसकी स्थापना जिन लोगों ने की, उन लोगों ने जब स्थापना की तब का रिकॉर्ड अवेलेबल है। बीजेपी का भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, कम्युनिस्टों का भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, मार्क्सवादी कम्युनिस्टों का भी रिकॉर्ड अवेलेबल है। और ये पार्टियां अगर हम देखा जाए तो ना केवल उन्होंने इस बात को शुरुआत किया, बल्कि इस बात को वो ध्यान रखते हैं निर्णय लेने वक्त, पॉलिसी फ्रेम करते वक्त ध्यान रखते हैं
कि उनके हितों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं इसके आधार पर कह रहा हूं। मिश्रम जी, फिलहाल वक्त है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौट आएंगे वंचित आवाज में और हमारा चर्चा जारी रखेंगे। वंचित आवाज में आपके फिर से स्वागत। मिश्रम जी, जैसा प्राचीन भारत में जाति का मात्रा था, वो मॉडर्न इंडिया में खत्म होते आ रहा है। पर आप इस मॉडर्न इंडिया में, जिसमें जाति खत्म होने वाला है, खत्म हो रहा है ऐसा दिख रहा है, इस समय आप क्यों करना चाहते हैं ये जाति आधारित जनगणना? दुनिया में कोई भी बात अपने आप खत्म नहीं होती। आज़ाद भारत में इसको खत्म करने के लिए सिंगल पॉइंट प्रोग्राम नहीं चलाया गया, इसलिए ये अपने आप खत्म हो जाएगी, ये हमारे लोगों का दीवा सपना है। मैं इस बात को नहीं मानता, बल्कि मैं दूसरी बात मानता हूं कि अभी जातियां जो है इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है और सारी पार्टियां जातियों का राजनीति में इस्तेमाल करती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जाति के नाम पर सक्रिय है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि जातियां खत्म हो गई है, अगर आप अखबारों के विज्ञापनों में देखो मैट्रिमोनियल में, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है, मुझे ये जाति का चाहिए, वो जाति का चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। वेबसाइट्स में, हाँ, वेबसाइट में भी है, वो अखबारों के अंदर भी है और मैगजीन्स में भी है। मेरे पास उसके सारे कटिंग्स है। इसलिए ये कहना कि ये खत्म हो रहा है, बल्कि ये बातें अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ रही है। मगर इसका दूसरा एस्पेक्ट, अगर वंचित जाति के लोग, जाति व्यवस्था के आधार पर जो लोग वंचित किए गए हैं, अगर उनको जाति के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त होता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जाति के दो एस्पेक्ट है। एक जाति नीचे से काटने का काम करती है, एक जाति ऊपर से भी काटने का काम करती है। ये जैसे ब्लेड होता है तो उसको दो धार है। ये जाति जो दो धार की तलवार है, ये नीचे वालों को भी काटती है, ऊपर वालों को भी काटती है, तो इसका डबल फायदा है। अभी रिसेंटली सोशियो इकोनॉमिक कैस्ट सेंसस के नाम का एक डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, जिसको यूपीए सरकार ने स्टार्ट किया था। इसके आधार पर तो सोशियो इकोनॉमिक कैस्ट सेंसस तो हो गया। अभी आप क्या चाहते हो? ऐसा सरकार कह रही है, मगर मैं इस बात को नहीं मानता, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि सरकार ने जाति आधारित गिनती करने के बजाय सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया, उसके लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट दिया, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया, जबकि ये सेंसस कमिश्नर के द्वारा चलाया जाना चाहिए था, जबकि इसके लिए एक आदेश निकालना चाहिए था और कंपलसरी हर आदमी को जानकारी देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए था। उसके बाद जो जानकारी इकट्ठा होती, उस जानकारी को रियल माना जाता। ऐसा भारत सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है। मेरे पास उसमें उसके कागज अवेलेबल है। ये केवल सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें जाति के आंकड़े इकट्ठा करने का काम ही नहीं किया गया, मगर मीडिया के द्वारा ये झूठी खबरें, अफवाह फैलाई जा रही है। पर उस समय जब डिबेट हुआ था पार्लियामेंट में, उस समय सेंसस कमीशन ने बोला था कि हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं, हमारे पास मशीनरी अवेलेबल नहीं है अभी करने के लिए, फिलहाल ये सेंसस में करने के लिए अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये ऐसी सेंसस करे थे। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं ये बात सही नहीं है। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में 3 दिन पार्लियामेंट बंद होने के बाद ये आश्वासन दिया था कि हम करेंगे, और फिर बाद में बायोमेट्रिक तरीके से करने का ऐलान प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया था, क्योंकि प्रणब मुखर्जी लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने ऐलान किया था। बाद में 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक जब गिनती हुई, तो ऐसा किया ही नहीं गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किया ही नहीं गया, धोखा किया गया। जब धोखा किया गया, जब आंकड़े 121 करोड़ के घोषित किए गए, तो जाति के आंकड़े गायब थे, क्योंकि किया नहीं गया था। फिर पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, और हंगामा होने की वजह से 19 मई 2011 को कैबिनेट में फिर दोबारा डिसीजन लिया गया कि 1 जून 2011 से जाति आधारित गिनती की जाएगी। 1 जून 2011, 1 जून 2012, 1 जून 2013, 1 जून 2014, 1 जून 2015, इतने साल हो गए हैं। इतने साल लगते नहीं है, मगर इतने साल लगते हैं,
इसके बाद सरकार कह रही है कि ये आंकड़े जो है हम इसका ये करेंगे, वो करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। ये सारी बातें अपने आप में सिद्ध करती है कि ये झूठी बातें हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और ये बिहार चुनाव का दबाव है, इस वजह से वो ऐसा कह रहे हैं, अन्यथा कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मिश्रम जी कि जाति आधारित जनगणना हो गया है, तो जाति आधारित जनगणना होने के बाद में सभी लोग अपना अपना मांग करेंगे, इससे क्या पॉलिटिकल इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि यदि लोग अपने संख्या के अनुपात में अधिकारों की मांग करते हैं तो इसे एडल्ट फ्रेंचाइज में, प्रौढ़ मताधिकार में आप किस आधार पर गलत कह सकते हैं? मैं इसे गलत नहीं मानता। दूसरी बात, मगर अगर कोई लोग सर्विसेज में अपना परसेंटेज बढ़ाने के लिए बात करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसका ये एक पहलू बहुत छोटा पहलू है। इसका सामाजिक जीवन पर आने वाले समय में अगर डाटा इकट्ठा किया गया तो बहुत गंभीर परिणाम होगा। इसका राजनीतिक जीवन पर बहुत गंभीर परिणाम होगा, इसका धार्मिक जीवन पर बहुत गंभीर परिणाम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओबीसी की गिनती ओबीसी के नाम पर हो गई और ओबीसी की गिनती हिंदू के नाम पर नहीं हुई, तो जो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हिंदू समाज की संख्या बहुसंख्य है, वो कैसा कहेंगे फिर? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको, क्योंकि अभी ओबीसी की गिनती हिंदू के नाम पर की जाती है। जब ओबीसी की गिनती ओबीसी के नाम पर होगी तो हिंदू के नाम पर बंद हो जाएगी। आपका इसके पहले का मुद्दा था रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, किसी भी पार्टी में रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये कास्ट सेंसस होने से क्या रियल रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा जो है वो सॉल्व हो जाएगा? इससे एक आंदोलन के लिए एक जायज डाटा उन लोगों के पास उपलब्ध होगा, और अगर उन लोगों के पास सरकारी जायज आंकड़ा डाटा उपलब्ध होगा, उसके आधार पर वो अपने आंदोलन का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं, तर्क संगत तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, और सरकार इसको इनकार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वह सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं। इंटरनेशनल ओपिनियन भी इस बात के समर्थन में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यह सरकार के डाटा है। इस बात को फिर सरकार को इनकार करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रियल रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल, अगर जाति के आधार पर आर्थिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव और हर तरह का भेदभाव अगर हो रहा है, अगर ये आंकड़े घोषित हो गए तो उनके अंदर आंदोलन की आग ज्यादा भड़केगी और इंटरनेशनल ओपिनियन भी उनके समर्थन में खड़ा होगा। पर इससे रियल रिप्रेजेंटेशन का इश्यू कैसे सॉल्व होगा? इससे आंदोलन के द्वारा ही तो रिप्रेजेंटेशन के मामले हल होते हैं। तो आप आगे, कांग्रेस को रिप्रेजेंटेशन कहां से मिला? कांग्रेस ने आजादी के नाम पर आंदोलन किया, तब तो कांग्रेस के द्वारा आंदोलन करने वाले लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला। पिछड़े जाति का सबसे बड़ा नेता जो बाबा साहब अम्बेडकर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन रखा है जिसके आधार पर कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट बेस्ड सेंसस का प्रावधान रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक मुद्दों के आधार पर उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। उसके लिए सेंसस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक्ट होता है, कानून होता है। वो कानून अंग्रेजों के समय में अवेलेबल था, नेहरू जी ने उसको रद्द कर दिया। अंग्रेजों के समय में वो कानून था। बहुत सारे हमारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल और एक्ट, ये दोनों में का फर्क नहीं समझ में आता। इसके लिए एक्ट होना चाहिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रुकावट नहीं है। रुकावट होती तो अनुसूचित जाति और जनजाति के डाटा इकट्ठा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको रोक नहीं है। मिश्रम जी, फिलहाल आज के लिए इतना ही, पर हम हमारे अगले एपिसोड में भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।